जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि पर्यावरण का जो क्लास है ये 4-5 क्लास चलेगा और इसमें जितना इम्पोर्टेंट होगा सभी देख लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए कि हम लोग का जो इसमें का पहला चैप्टर है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है। तो पहले अधिनियम देख लिया जाए। तो देखिए कि भारतीय वन अधिनियम ये 1927 में आया था और ये वन से संबंधित अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1927 है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आज़ादी के पहले के बात हो रहा है। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, अपने फ़ायदे के लिए ये लाया गया होगा। तो ये याद रखना है कि भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था, 1927 में। उसके बाद देखिए कि भारतीय वन जीव अधिनियम आज़ादी के बाद ये आपका लाया गया 1972 में। और इसमें वन जीव लिखा है तो वन में रहने वाले जीव के संरक्षण के लिए और साथ में वनों के संरक्षण के लिए ये लाया गया। तो ये याद रखिएगा। और दोनों का याद रखने का तरीका देखिएगा कि इसमें 7 बाद में है और इसमें 7 पहले है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में लाया गया था। जल में जो प्रदूषण होता है उसके नियंत्रण के लिए और निवारण के लिए। जल में प्रदूषण कैसा होता है तो देखिए कि उसमें आपका नाइट्रेट, कैडमियम, सीसा ये सब जो धातु रहता है अगर मिल जाए तो उसमें आपका जल प्रदूषण रहता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। जल उपकर प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 में लाया गया। ये उपकर जो शब्द है इसे थोड़ा सा समझना है। देखिएगा थोड़ा सा हम आपको आसान भाषा में समझें कि मान लीजिए कि कोई बिस्किट 10 रुपए का है। तो 10 रुपए का है तो उस पर जीएसटी सरकार जो लगाया है, मान लीजिए कि आपका 1 रुपया लगाया है तो 1 रुपया गवर्नमेंट के पास जाएगा अगर हम लोग 10 रुपए का एक बिस्किट लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस पर उपकर लगा दिया गया और उपकर मान लीजिए कि आपका 50 पैसा लगा दिया गया तो इस पे 50 पैसा और लग गया उपकर तो ये कितना 1.5 रुपया सरकार के पास जाएगा। लेकिन जो 50 पैसा है ये जिस काम के लिए लगाया गया है उसी काम पे खर्च होगा। यानी कि ये उपकर अगर जल प्रदूषण निवारण के लिए लगाया गया है तो उसी कार्य के लिए ये इसका खर्च किया जाएगा, जितना पैसा वो आएगा। जैसे कि आप देखिए कि गंगा जो नदी प्रोजेक्ट है सफाई वाला, तो नमामि गंगे, तो वो वहाँ पे शायद 15 की 10% लगाया जाता है जो उसके आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं उस पे लगाया जाता है। तो ये गंगा नदी के जो स्वच्छता अभियान है उसमें खर्च किया जाता है। तो ये आपका उपकर हो गया। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। वन को संरक्षित करने के लिए देखिए कि कोई वन रहता है तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका जो केंद्र भाग रहता है तो उसे कोर बोला जाता है, कोर क्षेत्र। और थोड़ा सा और बड़ा बना दें, ये मान लीजिए कि कोर क्षेत्र हो गया। और ये आपका कोर क्षेत्र के नज़दीक ही संलग्न क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र। तो इसमें कोर क्षेत्र जो रहता है इसमें किसी भी व्यक्ति को आने जाने का कोई भी आज़ादी नहीं होता है, कोई नहीं जा सकता है बिना अनुमति के। और इसमें देखिएगा कि जब जाया जाता है तो कोई वैज्ञानिक के रिसर्च के लिए या डॉक्टर ये सब जाते हैं लोग। अगर कोई पशुओं में या पेड़ पौधों में कोई ऐसा बीमारी फंगस आ गया तो। और उसके बाद संलग्न क्षेत्र रहता है, इसमें भी जाने का इजाज़त नहीं होता है। और इसमें देखिएगा कि घूमने का ये सब इजाज़त नहीं होता है। ये ज़्यादातर देखिएगा कि इसमें पशु पक्षी ये सब ज़्यादा रहते हैं लोग। लेकिन इसके बाद जो क्षेत्र रहता है ये आपका संरक्षण क्षेत्र रहता है। ये तो संलग्न क्षेत्र हो गया, ये कोर क्षेत्र हो गया और ये संरक्षण क्षेत्र हो गया। तो संरक्षण क्षेत्र में आम व्यक्तियों को जाने का आज़ादी तो रहता है, जाके वहाँ पे पर्यटन के लिए भी बना रहता है, वहाँ पे जाके पार्टी उर्टी करता है लोग। लेकिन यहाँ पे गंदगी फैलाना की मनाही रहता है। तो ये ऐसे क्षेत्र बांटा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में लाया गया। तो ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है जो 1986 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में लाया गया, जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2002 में लाया गया। ये अभी हाल फिलहाल में ही बीपीएससी 71 में ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे देखेंगे लोग। और इसमें देखिएगा तो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ
VVI पॉइंट है तो उसे देख लिया जाए। और पहला ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन गोल्ड का मतलब क्या होता है, ये किसे बोला जाता है। तो ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, बांस को कहा जाता है। और थोड़ा सा बांस से अगर देखा जाए तो देखिए कि बांस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास है, यानी कि घास है। तो दुनिया का सबसे बड़ा घास किसे बोला जाता है, तो बांस है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि पहले बांस जो था पेड़ पौधे के श्रेणी में आता था, तो पेड़ पौधा को काटना तो गैर कानूनी हो जाता है, तो इसे कोई आम आदमी काट नहीं सकता है और पुलिस पकड़ सकता है। तो इसीलिए इसे ग्रास में लाया गया, ताकि ग्रास में रहेगा तो कोई भी काट सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। और पूर्वोत्तर भारत देखिए कि बांस पे ही उन लोगों का कल्चरल हो गया या इकोनॉमिकल हो गया, वो आधारित रहता है। तो ये याद रखना है। तो इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका चाय उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए कि ये चाय उत्पादन जो है, ये इसका पत्ता तोड़ा जाता है, तो ये आपका पत्ता को ही सुखा उखा के और चाय पत्ती बनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि जो चाय बोर्ड है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर है, ये आपका दार्जिलिंग में पड़ेगा। और दार्जिलिंग जो है ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पश्चिम बंगाल का ही एक क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि चाय के खेती में पूरे विश्व में चीन प्रथम स्थान पे आता है और भारत द्वितीय स्थान पे आता है। भारत में अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य अग्रणीय है, तो असम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है, ये तो आप जान गए। इसके बाद बिहार से क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो देखिए कि किशनगंज, किशनगंज प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। और थोड़ा सा इसे डिटेल में जाना जाए तो देखिए कि चाय जो होता है, चाय की खेती, तो ये तो आप पौधा देखिए रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है। और इसके लिए खेती के लिए आपका वर्षा का पानी हमेशा होते रहना चाहिए, यानी कि उष्णकटिबंधीय वहाँ का मौसम होना चाहिए, तो ताकि वर्षा होता रहे। लेकिन इसका एक और चीज़ है कि पानी हमेशा चाहिए, लेकिन पानी अड़ा हुआ नहीं चाहिए। जैसे कि धान की खेती देखिएगा, ये आपका धान की खेती यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें पानी पूरे जड़ में हमेशा लगा रहना चाहिए 2-3 माह, जब तक ये पक नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा तो इसका पत्ता ठीक से नहीं हो पाएगा और ये चाय की खेती सफल नहीं हो पाएगा। तो पानी गिरना चाहिए और पानी वो बह जाना चाहिए, अल्कलाइड मिट्टी होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। और चाय के पीने के बाद कौन सा उसमें रासायनिक पदार्थ होता है, कैफ़ीन होता है या निकोटीन होता है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। कैफ़ीन तो कॉफ़ी में पाया जाता है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा होगा। इसमें देखिए कि ग्रीन मफलर योजना, ये आपका ग्रीन मफलर योजना जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो WM एंडरसन है। और इनके द्वारा समझाया गया कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए भी इकोनॉमिक अच्छा खासा बढ़ सकता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके बाद देखिए कि ग्रीन वॉश किसे बोला जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करते हैं लोग, जो भी नेता, तो उसे बोला जाता है। इसके बाद देखिएगा कि आपका ग्रीन ऑस्कर किसे बोला जाता है, तो विटनी अवार्ड को, विटनी अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, इसीलिए ग्रीन ऑस्कर इसको कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन देखिएगा कि 1966-67 में प्रारंभ हुआ था। और ग्रीन हाउस गैस उसको बोला जाता है, जैसे कि CO2 हो गया, जो वातावरण में फैलने के बाद वातावरण को गर्म कर दे, उष्ण कर दे। और जिससे कि वातावरण में अगर उष्ण कर दे तो जो बड़ा बड़ा पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर रहता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए कि इससे बहुत ज़्यादा जैव विविधता को खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ में पेड़ पौधा के लिए भी खराबी है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होगा, कहीं पे कम वर्षा होगा, तो ये सब धीरे धीरे आपका एक परिवर्तन आएगा और ख़त्म भी हो सकता है पूरी दुनिया। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैस बहुत खतरनाक होता है। और ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, हालांकि और भी होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है। इसके बाद देखेंगे पर्यावरण संस्थान, तो पर्यावरण संस्थान से संबंधित अगर देखा जाए तो WWF, इसका फुल फॉर्म नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देखिए कि इसका मुख्यालय ग्लेंड स्विट्ज़रलैंड में पड़ेगा। ग्लेंड ये जगह है और स्विट्ज़रलैंड देश है, तो यहाँ पे पड़ेगा। दुनिया भर में प्राकृतिक और वन जीवों का संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया था और स्थापना 1961 में किया गया था, तो ये याद रखिएगा।
इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनेप देखिएगा कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी में होगा। नैरोबी आपका केन्या में पड़ेगा। 1972 में इसका स्थापना किया गया था। तो हेड क्वार्टर नैरोबी जरूर याद रखिएगा यूनेप का, क्योंकि हेड क्वार्टर ही सबसे ज़्यादा पूछता है। और देखिए कि इसका उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरण के प्रबंधन, सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना। तो ये सब इसका काम है। इसके बाद देखिए कि IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक पैनल है और इसका स्थापना 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा ये स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी और वैज्ञानिक रिपोर्ट ये जारी करता है। तो ये इसके जारी करने से किसी देश के द्वारा इसी आधार पर सुधार भी किया जाता है। तो ये सहयोग के तौर पे काम करता है। और देखिएगा इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा दें कि इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है और उद्देश्य इसका जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य का ऊर्जा है उसका उपयोग को बढ़ावा देना है। स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और प्रधान के राष्ट्रपतियों के बीच मिलकर इसे किया गया था। और इसमें जो सहयोगी देश होते हैं ये आपका पृथ्वी हो गया। तो ये आपका देखिएगा कि विषुवत रेखा 20 से गुजरता है, इसके ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊपर और इसके नीचे आपका मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश हैं तो यहाँ पे सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा अच्छा खासा पड़ता है, तो उन्हीं देश को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा WII भारतीय वन संस्थान, इसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड में है। 1982 में इसका स्थापना किया गया। मंत्रालय देखिएगा कि ये काम करता है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। इसका कार्य है वन्यजीव अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रबंधन करना और उस पर सरकार को अपना नोट जारी करना और बताना कि क्या करना चाहिए। तो ये इसका काम है। इसका स्थापना जरूर याद रखिएगा, मुख्यालय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखेंगे NGT, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म ये हो जाएगा। और इसमें देखिएगा कि ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिनियम के तहत किया गया है 2010 के तहत और 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया और ये कार्य करना स्टार्ट किया। मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में है। तो हेड क्वार्टर जरूर याद रखिएगा। 4 अन्य क्षेत्रीय पीठ है जो काम करता है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निपटारा करना है। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट में देखिए कि IUCN, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय इसका देखिए कि स्विट्जरलैंड के ग्लेन में है। तो हेड क्वार्टर जरूर याद रखना है और इसका कार्य भी जरूर याद रखना है। देखिए कि ये रेड सूची जारी करता है और रेड सूची क्या है, रेड लिस्ट, इसमें ये बताता है कि कौन सा पशु किस श्रेणी में रखा गया है। इस 4-5 श्रेणियों में ये जारी करता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है, कौन सा भविष्य में संकटग्रस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि कई देश इस को जान के अपना पर्यावरण से संबंधित जो नियम रहता है बनाते हैं लोग। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा नीरी, इसका शॉर्ट नाम है नीरी और पूरा नाम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। मुख्यालय नागपुर में है और पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास से संबंधित अनुसंधान, विकास और गतिविधियों का संचालन करता है। इस पे ये रिसर्च करता है और भारत सरकार की तरफ से काम भी करता है। इसके बाद तेरी देखिएगा TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था और मुख्यालय इसका दिल्ली में पड़ेगा। पहले इसका नाम टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है और ये एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि NGO के रूप में ये काम करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और नॉन प्रॉफिटेबल ये एजेंसी है। तो ये आप याद रखिएगा।
इसके बाद देखेंगे हम लोग बोटनिकल सर्वेक्षण संस्थान, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। 13 फरवरी 1890 को इसका स्थापना किया गया था। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो ये हेडक्वार्टर जरूर याद रखेगा। इसका उद्देश्य या कार्य का है देश के पौधे के संस्थानों, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पहचान और दस्तावेजीकरण इसका काम है, तो ये याद रखेगा। जूलॉजिकल सर्वे संस्थान, इसका भी मुख्यालय कलकत्ता में ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। जंतु वर्ग संबंधित प्राणियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद सम्मेलन और प्रोटोकॉल देखेंगे। ये पृथ्वी सम्मेलन देखिएगा कि आपका 1992 में ये किया गया आयोजन। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, तो इसीलिए इसे देखिएगा कि रियो डी जनरल रियो के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में हुआ था, तो ये याद रखेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण विकास के मुद्दे पर चर्चा करना, सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाना, पैसा इकट्ठा भी करता है ये इसके कार्य के लिए। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देखिएगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और 1997 में क्योटो में हुआ था। यह आपका जापान में ये पड़ेगा, तो ये याद रखेगा। और 2005 में ये लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से निपटना और औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कराना, तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखिएगा DARI, असम डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्य कार्य है ई कचरा प्रबंधन पे अपना रिपोर्ट जारी करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। 1985 में इसका स्थापना किया गया। और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर देखिएगा तो पटना पड़ेगा, तो ये याद रखेगा। और ई कचरा मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ई वेस्ट, ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो गया, पंखा या कुछ भी, तो उससे जो कचरा बचता है तो वो देखिए बहुत हानिकारक होता है। एक तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, साथ में जो उसका अवशिष्ट रहता है जल्दी वो ख़त्म नहीं होता है, तो वो कचरा आपका जल प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में सभी जगह वो बढ़ोतरी कराता है। तो इसी से निपटने के लिए ये एडरी यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था। अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किया गया। और इसका लक्ष्य है ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऐसे ही और भी जो गैस है उसको कम करना या समाप्त करना। थोड़ा सा ओजोन गैस के बारे में देख लिया जाए तो देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के बाहरी परत के और चारों तरफ बहुत सारा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसमें ही एक ओजोन गैस भी है, तो ये सब गैस रहता है। लगभग पृथ्वी से 15 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पे एक लेयर है गैस का, ओजोन गैस का। और ये लेयर जो है ये पृथ्वी को संरक्षित करता है किससे, तो जो सूर्य का जो रेडिएशन होता है उससे। अब देखिएगा कि सूर्य का रेडिएशन जो सूर्य की रोशनी के साथ साथ में आता है, अगर डायरेक्ट वो पृथ्वी के धरातल पे पहुंच जाए तो यहाँ के जितना जैव विविधता है सभी पे नकारात्मक उसका ये होगा। कभी कभी इस रेडिएशन से अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर आ जाता है संपर्क में तो कैंसर जैसा बीमारी भी हो जाता है। हालांकि इसका उपयोग भी किया जाता है चिकित्सा में, लेकिन बहुत सारा जो ये रेडिएशन होता है जो कि खतरनाक होता है, तो ओजोन जो लेयर होता है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है या इसको रिटर्न कर देता है, तो ये पृथ्वी के धरातल पे नहीं पहुंचता है और जैव विविधता को बचाता है। साथ में ये याद रखिएगा कि ओजोन गैस का जो सूत्र है O3 है और इसका जो गंध है, जहाँ पे ओजोन गैस मिलता है तो सड़ा हुआ मछली की तरह ये गंध देता है। और देखिए कि 16 सितंबर को ही हर वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका कारण तो आप समझ गए होंगे। और साथ में याद रखिए कि ओजोन गैस डॉप्सन में मापा जाता है, डॉप्सन, तो ये आपको याद रखना है इतना चीज़। चलिए आगे देखा जाए।
जिनेवा प्रोटोकॉल ये 1925 की एक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों को उपयोग को प्रतिबंधित करना है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर स्पेसीज। पहली बैठक 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी में किया गया। ये यूएस का जगह है, मतलब यूएस में पड़ेगा। 1 जुलाई 1975 से ये कार्य करना स्टार्ट किया। यह सरकारों के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय को प्रतिबंधित करता है, यानी कि एक देश से दूसरे का देश में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद देखिए कि रामसर साइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रामसर साइट क्या है। तो देखिए कि रामसर साइट उसे बोला जाता है जो जहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है, और पानी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे दलदलीय भूमि हो गया या जो झील है, झरना है, ऐसे जगहों को रामसर साइट में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर वो इन डेंजर में आएगा तब शामिल किया जाता है, ऐसे ही शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई झील है, उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट डाला जा रहा है, तो वो तो प्रदूषित होगा ही, तो वैसे इसको इसमें शामिल करके और उसका संरक्षण किया जाता है। देखिए कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि और आंध्र भूमियों को ये बचाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिएगा कि इसका 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में बैठक हुआ था और 1975 में इसे लागू किया गया है। हर 2 फरवरी को हर वर्ष आपका रामसर दिवस मनाया जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे लोग, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति देख लिया जाए। तो देखिए कि सलीम अली के बारे में आप जरूर सुने होंगे। ये आपका पर्यावरण विद है और ये पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, इसीलिए इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और देखिएगा कि राजेंद्र सिंह जो हैं, ये आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत के जल पुरुष के नाम से इनके द्वारा, देखिएगा कि राजस्थान के एक शहर है और भरतपुर की, शायद भरतपुर ही है, तो यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था किए थे और यहाँ के व्यक्ति पानी के बिना मर रहा था लोग, तो वहाँ पे ये जाके इसके बारे में कार्य किए थे, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद एम स्वामीनाथन के बारे में आप सुने ही होंगे। भारत में हरित क्रांति के ये जनक हैं। और देखिए कि भारत में हरित क्रांति 1966-67 के बीच में आपका पंजाब, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये स्थानों पे किया गया था। और इसके बाद ही देखिए कि भारत अन्न के मामले में आज भी आत्मनिर्भर है, तो ये आप याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग, जैसे ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, वैसे ही ये विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। ललिता नाथ, याद रखिएगा कि इन्हें टाइगर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। ये आपके टाइगर के संरक्षण में बहुत काम किए हैं, इसीलिए। इसके बाद देखिए कि सुंदर लाल बहुगुणा वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर है, वृक्ष के संरक्षण में ये बहुत काम किए हैं। उसके बाद रवीन कुमार सिन्हा बिहार के हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अमृत लाल बेगर, ये जबलपुर के हैं और इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नर्मदा के बचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, इसीलिए। इसके साथ में देखिएगा कि चवांग नाफिल, ये लद्दाख के हैं, आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस हैं। जाधव पायेंग, ये असम के हैं, भारत का वन पुरुष अर्थात फॉरेस्ट मैन इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। गौरा देवी, ये उत्तराखंड की हैं, चिपको आंदोलन की जननी इन्हें बोला जाता है, गौरा देवी को। कैलाश संखला, ये राजस्थान के हैं, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के लिए ये जाने जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था, तो ये याद रखेगा। इसे वंगारी मथाई, ये केन्या के हैं, इन्हें ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के जनक के रूप में जाना जाता है। 2004 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। पांडुरंग हेगड़े, आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में, दक्षिण भारत के एपीको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए कि साइलेंट घाटी आंदोलन, ये आपका 1973 में हुआ था। शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, केरल में है और इसके नेतृत्वकर्ता सुगाचा कुमारी हैं। और इसका उद्देश्य साइलेंट वैली के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को एक प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से आने वाली बाढ़ को बचाना है, तो ये आपको याद रखना है। जंगल बचाओ आंदोलन 1980, ये बिहार के शिवभूमि जिले में हुई है और इसका कारण है प्राकृतिक साल के जंगलों को काटकर
सौगान के पेड़ों से बदलने के सरकारी फैसले के विरोध में ये किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985, ये हरसुद जिला खंडला मध्य प्रदेश में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। नेतृत्वकर्ता मेधा पाटकर और बाबा आमटे थे। इसमें देखिए कि इसका कारण था सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर परियोजना जैसी बांध परियोजनाओं के निर्माण का विरोध करना। इसके पीछे क्या कारण था? एक तो पहले पर्यावरण संरक्षण करना, दूसरा का कि इससे लगभग 1 लाख परिवारों यहाँ से क्षतिग्रस्त हुए थे या उनको जाना पड़ा था, तो इसके कारण ये आपका आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद देखिएगा बिश्नोई आंदोलन, ये 1730 में ये आंदोलन आपका हुआ था। और खिजरी गांव ये आपका जोधपुर में पड़ेगा, राजस्थान में। इसके नेतृत्वकर्ता अमृता देवी थी। और कारण क्या था? तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने नया महल बनवाने के लिए पेड़ को काटने का आदेश दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में अमृता देवी और उनके समर्थकों ने पेड़ों से लिपटकर अपना बलिदान दिया। और जब तक राजा अपना निर्णय चेंज नहीं किया तब तक इससे चिपके रहे लोग, तो इसीलिए इसे बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये बिश्नोई समुदाय से थे, इसीलिए इसे बिश्नोई आंदोलन बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। चिपको आंदोलन देखिए कि 1973 में ये हुआ है, उत्तराखंड में चमोली जिला में। नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ये थी। उद्देश्य था वनों की अनाधुन कटाई को रोकना और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका तरीका था, आंदोलनकारियों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें अपने गले में लगा लिया था लोग, यानी कि पेड़ को पकड़ के और विरोध किया था लोग। इसके बाद देखिए कि एपीको आंदोलन, ये आपका 1983 में हुआ था, कर्नाटक में, कन्नड़ क्षेत्र में। नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। उद्देश्य कर्नाटक के सिहली जिले के सालकानी जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध करना, तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा इसे पर्यावरण आंदोलन और देख लिया जाए। घड़ियाल मगरमच्छ परियोजना, ये 1975 में शुरू किया गया था। मगरमच्छों की तीन श्रेणियाँ होती है। एक घड़ियाल मीठे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ होता है लोग, जो विलुप्त होने से बचाना इसका प्रमुख योजना है। ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू हुआ था, तो ये याद रखेगा। इसके बाद एशियाई शेर गिर शेर परियोजना, गिर शेर आपका गुजरात में पड़ेगा, 1973 में किया गया था। एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि करना और आवासों का संरक्षण करना और मानव शेर संघर्ष को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लाल पांडा योजना देखिएगा, ये आपका 1996 में शुरुआत किया गया था। लाल पांडा को केट बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके परियोजना का उद्देश्य क्या था? लाल पांडा के आवास की रक्षा करना और प्रजनन कराकर इसका बढ़ोतरी करना। पांडा जो होता है लोग, ये ज़्यादातर बांस पे आधारित होता है लोग, बांस के पत्ता और बांस खाता है लोग, तो बांस का संरक्षण करना भी इसमें प्रमुखता से था। इसके बाद देखिएगा कि आपका आ जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग परियोजना ये 1970 में था और उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से शुरू हुआ था। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जो मेडिसिन में और साथ में जो सुगंधित वस्तु होता है उसमें काम में आता है। इसमें एक प्रकार का सेंट पाया जाता है, उसी के लिए इसका शिकार किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखेंगे कि थॉमिस परियोजना, 1977 में आयोजित किया गया था। उद्देश्य था लुप्तप्राय संघाई हिरन, जिसे थॉमिस भी कहा जाता है, इसके संरक्षण के लिए। ये मणिपुर का राज्य पशु है और डांसिंग डियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और किबी लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें ये पाई जाती है, जो विश्व का पहला या अंतिम कहिए या एकमात्र कहिए तैरता हुआ उसे झील माना जाता है। कछुआ परियोजना, ये 1975 में शुरू किया गया। कछुआ परियोजना का प्रारंभ उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य से किया गया था। इसका उद्देश्य था ओलिवी रेडले कछुआ का संरक्षण करना। हर साल 12,000 किलोमीटर ये तैर कर आता है लोग, यहाँ पे अंडा देता है लोग, फिर चला जाता है लोग। तो देखिए कि एक समय आता है कि जो उड़ीसा का तट है वहाँ पे भीतरकनिका अभयारण्य के आसपास में, वहाँ पे सिर्फ कछुआ का बच्चा छोटा छोटा बहुत सारा रहता है लोग, तो उसी को संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद अगर देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना, इसे समझ ही गए होंगे क्यों लाया गया होगा। तो 1992 में लाया गया था और भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। भारत का पहला हाथी रिजर्वेशन या रिजर्व सी भूमि एलिफेंट रिजर्व
आपका झारखंड में बनाया गया था हाथी की दांत के तस्करी को रोकने के लिए। और हाथी मेरे साथी योजना 2011 में प्रारंभ किया गया था हाथी और मानव के बीच में जो टकराव है उसको रोकने के लिए। जैसे कि हाथी आ जाता है लोग गांव में तो बहुत सारा खेती जो होता है उसको खराब कर देता है लोग, तो इस टकराव को रोकने के लिए और साथ में उनका संरक्षण करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि गेंडा परियोजना, तो शुरुआत 1987 में किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसमें असम का यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा घर है, जहाँ इसकी लगभग 80% आबादी है। साथ में पश्चिम बंगाल में भी ये एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है लोग। हुंगुल परियोजना देखिएगा 1970 में ये चला था। हुंगुल यूरोपीय प्रजाति की हिरन है और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के ये राजकीय पशु भी हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये चलाया गया था आपका 1973 में। 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया ताकि इसका जो शिकार किया जाता है उसको रोका जा सके। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 58 टाइगर रिजर्व है, तो ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। भारत का दक्षिणतम टाइगर रिजर्व मुथुनथुरई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया है 2025 में। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सर्वाधिक टाइगर भी है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में मिलेगा, और मतलब उत्तराखंड में ये है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है। तो ये हम लोग देख लिए लोग। ऐसे ही 4 या 5 क्लास में आपका पूरा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि पढ़ने में आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, और ऐसा वीडियो ही बनाया जाए या बोर्ड पे बनाया जाए, आप ज़रूर कमेंट में करके बताइए।